हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है और मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। स्वागत है आप सभी का प्रकाश के परावर्तन के इस 5वें वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और गोलीय दर्पण से संबंधित जो मुख्य परिभाषाएं थी उसके बारे में हम लोगों ने बारी बारी से अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण के बारे में जानेंगे। यह जानेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के पहले हम लोगों को कुछ किरणों के बारे में जानना पड़ेगा, जिससे इसका प्रतिबिंब निर्माण सुलभ हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण किरणों के बारे में। दोस्तों, आप देख रहे हो कि यह एक अवतल दर्पण है। यह बिंदु इसका ध्रुव कहलाता है और इसके मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। दोस्तों, अब इस दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जब हम कोई किरण भेजते हैं तो यह किरण दर्पण के वक्रता केंद्र को काटती है। दर्पण के वक्रता केंद्र को काटती है। फिर दूसरे किरण को भी हम इसी पॉइंट से भेजते हैं तो यह भी परावर्तन के बाद दर्पण के वक्रता केंद्र को काटती है। हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन में कि यह कोई परावर्तक पृष्ठ है, इस पॉइंट पर आपतन बिंदु है और इस पर जब हम लंब डालते, इस पर कोई किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के लिए लंब का होना जरूरी है। तो जब यह लंब डाला जाता है तब इसका परावर्तन होता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जितने कोण पर यह किरणें आती है, लंब डालने के बाद उतने ही कोण पर यह वापस चली जाती है, अर्थात यह कोण दोनों आपस में बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो परावर्तन तो हो चुका है, यहाँ पे कोण आई बन चुका है। तो कोण आर बनाने के लिए उतनी ही दूरी से या उतना ही कोण बनाकर यह परावर्तित होगी। तो यहाँ पर कोण आर बनेगा, फिर यहाँ पर से वैसे ही परावर्तन होगा और यहाँ पर कोण आर बनेगा। अर्थात यह जो पॉइंट मिलता है इस पॉइंट को हम एफ बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु भी जिसे हम बोलते हैं। अर्थात आप लोगों ने समझा कि जब किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद इसके फोकस बिंदु को काटती है। दूसरा, आप लोगों ने देखा अभी कि जब किसी अवतल दर्पण में उसके मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर किरणें दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसके एफ बिंदु को काट रही है। किंतु जब उसके एफ बिंदु से कोई किरण भेजा जाता है तो यह परावर्तन के बाद इसके मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके जस्ट अपोजिट ऐसा होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि एफ बिंदु को काट रही है। जब हम एफ बिंदु से किरणों को भेजेंगे, जब हम एफ बिंदु से किरणों को भेजते हैं तो यह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि जब किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर किरणें दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद एफ बिंदु को काटती है। किंतु जब हम किसी किरण को एफ बिंदु से होकर भेजते हैं तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी उसके सामने हो जाती है। यह दूसरी घटना थी। तीसरी घटना है कि जब हम किसी किरण को
वक्रता केंद्र के समांतर भेजते हैं, जब किसी किरण को हम वक्रता केंद्र के समांतर भेजते हैं तो इसमें किरणें परावर्तन के बाद फिर उसी दिशा में लौट जाती है। ऐसा कैसे होता है, आइए समझते हैं। जिससे देखिए, यह एक समतल सतह है, इस पर मान के चलिए कि कोई किरण सीधे आपतित होती है, तो इस किरण के परावर्तन के लिए हमें लंब डालना पड़ेगा। तो इस किरण के परावर्तन के लिए हम इसी बिंदु पर लंब डालते हैं। तो जब हम इसी बिंदु पर लंब डालते हैं तो उस स्थिति में जो कोण बनता है यहाँ 0 डिग्री का बनता है, अर्थात यहाँ पे कोई कोण नहीं बनता है। तो किरणें जिस दिशा से आती है उसी दिशा में लौट जाती है। यही कारण होता है कि जब हम लोग वक्रता केंद्र को टारगेट करते हुए किरण को भेजते हैं तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना 3 किरणों के बारे में। सबसे पहला था कि जब किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के बाद एक बिंदु को काटती है। दूसरा, जब किसी अवतल दर्पण में किरणें F बिंदु से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद F बिंदु को काटती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद F बिंदु को काटती है, पहला। दूसरा, जब प्रकाश की किरणें F बिंदु को काटती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें F बिंदु को काटती है तो परावर्तन के बाद F बिंदु के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें F बिंदु को काटते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें और इसमें आप लोग देखिए लो, जरा सा थोड़ा सा तुलना करके देखते हैं हम लोग। तो आप लोग देख रहे हो कि किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो F बिंदु को काट रही है, और जब F बिंदु को काट रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो इसका ज्ञान आप लोग रखिएगा कि कैसे हो रहा है यह। फिर जब कोई किरण C बिंदु को काटती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस चलते हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में जानते हैं बारी बारी से। चलिए जानते हैं दोस्तों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। दोस्तों, प्रतिबिंब निर्माण के लिए 2 बातों का ज्ञान बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहला, प्रतिबिंब निर्माण के लिए बिंब का होना जरूरी है। जैसे हम अगर किसी दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो हम उस समय बिंब होंगे और हमारा जो अक्ष प्राप्त होता है दर्पण में वह प्रतिबिंब होता है। तो सबसे पहला बात, प्रतिबिंब निर्माण के लिए बिंब का होना अर्थात वस्तु का होना जरूरी है। दूसरी बात, प्रतिबिंब निर्माण के लिए 2 किरणों का होना जरूरी है। वह दोनों किरणें दर्पण पर आपतित होती है, टकराती है और टकराने के बाद से एक दूसरे से मिलेगी एक पॉइंट पर और उसके बाद से प्रतिबिंब निर्माण होगा। तो आइए जानते हैं हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से करते हैं हम लोग। जिससे देखिए, यह एक अवतल दर्पण है, यह पॉइंट F बिंदु कहलाता है और यह पॉइंट इसका C होता है, यानी वक्रता केंद्र होता है। हमने अभी बताया आपसे
कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए दो किरणों का होना जरूरी है। इसमें हम सबसे पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं। तो जब सबसे पहला किरण इसमें मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो हम जानते हैं कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वह F बिंदु को काटती है। इस प्रकार से यह किरण F बिंदु को काटती है। दूसरा किरण भी हम मुख्य अक्ष के समांतर ही खींचते हैं और यह किरण भी दर्पण पर आपतित होगी और आपतित होने के बाद से परावर्तित होगी। परावर्तित जब होगी तो यह भी F बिंदु को ही काटेगी, F बिंदु को ही काटेगी और यहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि वस्तु इतना बड़ा रहा होगा और इसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटे आकार का प्राप्त होता है। फिर से एक बार समझिए आप लोग, इसमें हम प्रतिबिंब निर्माण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को भेजते हैं तो यह किरण दर्पण पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद से इसका परावर्तन होता है और F बिंदु को काट देती है। दूसरे किरण को भी हम मुख्य अक्ष के समांतर ही भेजते हैं। यह किरण भी दर्पण पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद से इसका परावर्तन होता है और यह भी F बिंदु को ही काट देती है। अर्थात इसका प्रतिबिंब, इस बिंब का प्रतिबिंब F बिंदु पर प्राप्त होता है। तो आप लोग देख रहे हो कि वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा सा है। तो इस प्रतिबिंब के प्रकृति, आकार और स्थिति के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि प्रतिबिंब हमारा प्राप्त हुआ है F बिंदु पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर कोई पूछता है आप लोगों से कि प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ है तो आप लोग स्पष्ट रूप से बता सकते हो कि यह प्रतिबिंब F बिंदु पर प्राप्त हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति F पर, यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ प्राप्त हुआ है, F पर। प्रतिबिंब का आकार, वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा, बिंदु के आकार का। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार अत्यंत यानी बहुत छोटा है। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होगा। जब कोई किरण अपने से दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित होती है और अपना प्रतिबिंब खुद बना लेती है तब उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, यहां पर किरणें इस दर्पण पर आपतित हुई, फिर उसके बाद से परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद से अपना प्रतिबिंब खुद बनाती है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस तरह के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब होने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यह पहली किरण है और इस दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित होने के बाद पहले तो यह ऊपर थी लेकिन अब चली आती है नीचे। किंतु आप इस दूसरी किरण में भी देख सकते हैं कि यह किरण पहले नीचे थी लेकिन जब इसका परावर्तन होता है तो यह ऊपर की तरफ चली जाती है। अर्थात इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो आइए जानते हैं इसकी दूसरी स्थिति के बारे में। जब वस्तु C से दूर हो, दोस्तों यह C बिंदु है और इससे दूर मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर एक वस्तु AB रखते हैं। अब इस AB का प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि दो किरणें हमें इस दर्पण से होकर भेजनी पड़ेगी। तो सबसे पहली किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। तो हम जानते हैं कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है तो यह परावर्तन के बाद F बिंदु को काटती है। तो यह किरण F बिंदु को काटेगी। दूसरी किरण हम दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर भेजते हैं, इसके वक्रता केंद्र से होकर भेजते हैं। तो हम जानते हैं
कि जब कोई किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। अर्थात आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों के कटने से प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। यह ए है तो इसके जस्ट सामने यह वाला पॉइंट प्राप्त हुआ है, तो इसको हम ए डैश बोलेंगे, और यह बी है तो इसको हम बी डैश बोलेंगे, और यहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है ए डैश बी डैश नाम का। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है। आप देख सकते हो कि प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, एफ व सी के बीच। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति एफ व सी के बीच। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो हम देख सकते हैं कि वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना छोटा है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, तो हम बोलेंगे इसको छोटा। इसमें प्रतिबिंब किस प्रकृति का प्राप्त हुआ है, तो हम जानते हैं कि जब कोई किरण अपने से टकराती है, परावर्तित होती है और उसके बाद से प्रतिबिंब बनाती है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक यही सिचुएशन इसमें भी है। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, तो वास्तविक तथा पहले किरणें ऊपर थी नीचे चली आई, पहले किरणें नीचे की तरफ जा रही थी अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या बोलेंगे इसको हम उल्टा। तो इसमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वास्तविक तथा उल्टा। अब इसके तीसरे पॉइंट को देखते हैं जो कि है सी पर, अर्थात हम वस्तु को सी बिंदु पर रखेंगे। मान लेते हैं कि ए बी एक वस्तु है जिसको हम अवतल दर्पण के सी बिंदु पर रखे हुए हैं। अब हम जानते हैं कि दो किरणें चाहिए हमको, तो सबसे पहला किरण हम इसके मुख्य अक्ष से होकर भेजते हैं। तो हम जानते हैं कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह एफ बिंदु को काटती है, तो यह किरणें एफ बिंदु को काटेगी, एफ बिंदु को काटेगी। दूसरी किरण को हम सी बिंदु से तो भेज नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम दूसरी किरण को एफ बिंदु से होकर भेजेंगे। तो जब यह किरण एफ बिंदु से होकर जाएगी और दर्पण पर आपतित होगी तब इसका परावर्तन होगा। और हम जानते हैं कि जब कोई किरण एफ बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अर्थात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और यहां पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, यहां पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हो कि वस्तु जहां पर है ठीक उसी के नीचे इसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे ए वाली किरणें, यानी ए यहाँ पे आया, टकराया, फिर परावर्तन के बाद यहाँ चला आया, तो इसको हम ए डैश बोलेंगे और इसको हम बी डैश बोलेंगे, यानी ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो हम देख सकते हैं कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति भी आप देख सकते हो कि प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ है, किस पॉइंट पर बना हुआ है, तो सी पॉइंट पर भी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। यानी यदि वस्तु सी पॉइंट पर है, यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है आप लोगों से। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो सी पर। प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो हम देख सकते हैं कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा बराबर, या इसको हम लिख सकते हैं वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो आप देख रहे हो कि यह किरणें पहले ऊपर थी अब नीचे आ गई, यह नीचे थी, टकराने के बाद से
टकराने के, यह ऊपर थी, फिर टकराने के बाद से सीधे हो गई। तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों ने किरणों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, अपने से कटी, परावर्तन हुआ और फिर उसके बाद से अपने से ही प्रतिबिंब बना लिया। तो यह हो गया तीसरा स्थिति, जब वस्तु सी पर हो अर्थात वक्रता केंद्र पर हो। अब चौथी स्थिति के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें हम प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे। दोस्तों इसमें आप देख रहे हो कि वस्तु कहां पर है, सी व एफ के बीच। तो सी और एफ के बीच में मान के चलिए कि हम यहाँ पे कोई वस्तु रखते हैं, यहां पर हम वस्तु रख दिए, इस वस्तु का नाम हम रख देते हैं ए बी। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो एफ व सी के बीच उपस्थित है। अब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए दो किरणों का होना जरूरी है, आवश्यक है दो किरणों का होना। तो यहाँ पे पहले किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित कराते हैं। तो यह एफ बिंदु को टारगेट करेगी और एफ बिंदु को काटती हुई चली जाएगी, ऐसे यह चली जाएगी। अब दूसरी किरण को हम सी से नहीं भेजेंगे, दूसरी किरण को हम एफ बिंदु से होकर भेजेंगे। तो यह किरण दर्पण पर आपतित होगी, आपतित होने के बाद से इसका परावर्तन होगा और परावर्तन होने के बाद से यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस प्रकार से। तो आप देख रहे हो यहां पे दोनों किरणें कटी और ऐसे इस तरह से इनका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, यहां पर सी होता है। तो इस प्रकार से दोनों का प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वह सी से थोड़ा हटके है, सी से थोड़ा परे है। तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर कोई पूछे तो आप बताओगे सी से दूर, सी से दूर भी इसको हम बोल सकते हैं, या सी व अनंत के बीच भी बोल सकते हैं। सी से हटके है तो सी से परे बोल सकते हैं या सी से दूर बोल सकते हैं, या सी और अनंत के बीच है वस्तु तो हम इसको सी और अनंत के बीच भी इसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो सी व अनंत के बीच प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो प्रतिबिंब का आकार होगा, आप देख सकते हो कि यह वस्तु है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, यह ए डैश है और यह बी डैश है। तो यहाँ पर यह वस्तु है ए बी और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब और वस्तु में जब हम तुलना करेंगे तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। वस्तु के आकार से बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? हम लोगों ने इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, अपने से कटी और उसके बाद से अपने से ही प्रतिबिंब बनाई, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यह वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है और उल्टा है। तो यह प्रतिबिंब बनाएगा वास्तविक तथा उल्टा। तो आइए जानते हैं इसके पांचवी स्थिति के बारे में। पांचवी स्थिति है जब वस्तु F बिंदु पर हो। हम जानते हैं कि ये वाला जो पॉइंट होता है F होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है यह C होता है और ये वाला जो पॉइंट होता है यह P होता है। तो इस बिंदु पर F बिंदु पर मान के चलते हैं कि A B कोई वस्तु स्थित है। अब इसके निर्माण के लिए हमें दो किरणों की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं
यहां से एक किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिए। तो जब हम जानते हैं कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वह F बिंदु को काटती है। तो यह किरण किसको काटती है? F बिंदु को काट देती है। दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं। दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं तो यह किरण पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है और किरणें एक दूसरे से नहीं मिलती है, किंतु हम मानते हैं कि यह किरण चूंकि एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के सामने होती है, तो ऐसा मानना होता है कि यह किरणें अंत में जाकर अनंत पर मिलेगी। इसलिए हम मानते हैं कि यह माने इसका प्रतिबिंब भी अनंत पर प्राप्त होता है। तो तब इसको देखते हैं, तब बारी बारी से इसके गुणधर्म को देखते हैं। अब हम इसके गुणधर्म को बारी बारी से देखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति आप लोग देख सकते हो कि प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है? तो अनंत पर। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब जब अनंत पे जाकर मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो किरणों के साथ हम लोगों ने किसी तरह का कोई जाति नहीं किया है। यह किरणें अपने आप ही कटी और फिर उसके बाद से अपने आप ही मिलेगी। इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। तो यह हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा। अब चलते हैं छठे पोजीशन पे। जब वस्तु F व P के बीच मौजूद है तो यह हो जाएगा P, यह हो जाएगा F, यह हो जाएगा C, यह हो जाएगा C। किरणें F व P के बीच है तो यहां पर मान के चलते हैं कि A B एक वस्तु है जो P व F के बीच मौजूद है। अब यहां से हमें दो किरणें चाहिए, तो पहली किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं तो यह किरण F बिंदु को काटेगा। फिर दूसरे किरण को हम C से होकर भेजते हैं तो यह जैसे जाती है वैसे ही वापस चली जाती है। और आप लोग देख रहे हो कि यह किरणें एक दूसरे से दूर भाग रही है, यानी इस तरह से एक दूसरे से दूर भाग रही है, तो यह किरणें कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। तो इसका प्रतिबिंब भी प्राप्त इस तरह से नहीं होता है। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम किरणों के साथ जबरदस्ती करते हैं और उन किरणों को हम पीछे की ओर खिसकाते हैं। तो इस किरण को हम क्या करते हैं? पीछे की तरफ खिसकाते हैं। इस किरण को भी हम पीछे की तरफ खिसकाते हैं और खिसकाने के बाद से यह दोनों किरणें यहां पर मिल जाती है और इस तरह से क्या होता है, इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। इस तरह से इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह A होता है A डैश, यह B होता है B डैश। तो वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा प्राप्त हुआ है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। तो इसके पॉइंट को हम लिखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? प्रतिबिंब का स्थिति कहां पर है? तो दर्पण के पीछे। तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का आकार, तो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा प्राप्त हुआ है, इसका मतलब यह प्रतिबिंब बड़ा है, या इसको हम बोल सकते हैं अतः यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है।
प्रतिबिंब की प्रकृति, तो यह हम लोग जबरदस्ती करके कटाए हैं, इसलिए इसकी जो प्रकृति होगी वह आभासी होगी और इस तरह से आप देख रहे हो कि सीधा होगी, जिधर वस्तु है वह उसी तरह का प्रतिबिंब भी प्राप्त हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वह आभासी तथा सीधा होगा। तो इसको हम बोलेंगे आभासी तथा सीधा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अवतल दर्पण में वस्तुओं को 6 जगह पे रखा। पहला, वस्तु को अनंत पे रखा। दूसरा स्थिति था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा स्थिति था वक्रता केंद्र। चौथा स्थिति था वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवा स्थिति था फोकस और छठा स्थिति था फोकस और ध्रुव के बीच। अब हम इसको आप लोगों का थोड़ा सा समय लेकर इसको समझाते हैं जिससे यह आसान हो जाए आप लोगों के लिए। तो आइए जानते हैं हम लोग दोस्तों कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कैसे रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है। थोड़े से समय में सभी को हम याद कैसे करेंगे यह जानते हैं। रटने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। आइए देखते हैं। सबसे पहले वस्तु को याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहला वस्तु हम अनंत पर रखते हैं। दूसरा वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। तीसरा वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है। चौथा वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है। पांचवा वस्तु फोकस पर होता है और छठा वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है। फिर से एक बार समझिए आप लोग। पहला वस्तु अनंत पर, दूसरा वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा वस्तु रखा जाता है वक्रता केंद्र पर, चौथा वस्तु रखा जाता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवा वस्तु फोकस पर रखा जाता है और छठा वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है। सबसे पहला, जब कोई वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब F पर प्राप्त होता है। जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। किंतु जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। चौथा, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। लेकिन जब कोई वस्तु फोकस पर होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। किंतु जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग। वस्तु अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। जब कोई वस्तु फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर। और जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। अब इसके आकार के बारे में जानते हैं दोस्तों। आप एकदम आसान सी लैंग्वेज में इसको याद रखिएगा कि सबसे पहले होता है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है। दूसरे सिचुएशन के लिए छोटा होगा, तीसरे सिचुएशन के लिए बराबर होगा, चौथे सिचुएशन के लिए बड़ा होगा, पांचवें सिचुएशन के लिए बहुत बड़ा होगा और छठे सिचुएशन के लिए बड़ा होगा। बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, फिर बड़ा। तो यह हुआ आकार का बात। अब आते हैं इसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसकी प्रकृति होता है वास्तविक तथा उल्टा। इसी प्रकार से दूसरे की भी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, तीसरे की भी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, चौथी की भी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा,
पांचवे की भी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, और छठा जो सिचुएशन होता है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो वही एक अपवाद है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स।